राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MEF मदर्स एजुकेशन फैमिली में। हमने जैसा कि आप सभी से कहा था कि 2 फरवरी से हमारा संग्राम बैच, जिसमें व्याकरण के टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। इन व्याकरण के टॉपिक में से आपका जो व्याकरण का जो मैटर है वो 70% तक आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी के जो बच जाते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, शब्द युग्म हैं, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इनके हमारे टेलीग्राम चैनल मदर्स एजुकेशन फैमिली पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। आप चाहे तो उस पर जाकर के अपने नोट्स बना सकते हैं, या आप इस क्लास के माध्यम से भी आप नोट्स बना सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई वर्ण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते,
उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। यानी मुंह से निकली हुई जो ध्वनि है वही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी ये भी बन सकती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे हमने बोला क, च, ये क्या है? वर्ण है। अब हम इनके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। अब हम इनके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। यानी ध्वनि क्या होती है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे और हमें क्या नहीं दे? दिखाई नहीं दे। जैसे मैंने बोला क, तो क हमें सुन रहा है, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। अब आता है वर्ण। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे वर्ण के बाद शब्द होगी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। ठीक है। शब्द में जैसे इसके बाद में, शब्द के बाद में आता है वाक्य। तो वाक्य में क्या होते हैं? पद होते हैं। तो पद क्या होते हैं? अब ये पद के बारे में जाने। जैसे मान लो कि जो वाक्य सेंटेंस है, वाक्य है, वो है कि मोहन खाना खाता है। तो इसमें मोहन पद है, खाना पद है, खाता पद है पद है। यानी इन्हीं पदों से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है? वाक्य का निर्माण हुआ है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं कितने? 44। जिसमें आपने पढ़ा होगा कि 11 तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मैं पहले ही बता चुकी हूं कि 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं।
अब ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर ए, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, सॉरी बड़ा ऊ, रे, ए, आई, ओ, आओ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्वर हो गए। अब आते हैं 33 व्यंजन। तो 33 व्यंजन कौन से होते हैं? पांचों वर्ग। पांचों वर्ग मतलब कै, चे, टे, ते, पे। अब इस कै, चे, ते, टे, पे वर्ग में एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे कै वर्ग में कौन कौन से होंगे? ख, ग, घ, ङ। इसी तरह च, छ, ज, झ, ण, टे, ठ, ड, ढ, न, ते, थ, द, ध, न, पे, फ, ब, भ, म। यानी एक वर्ग में 5 है तो 5 वर्गों में कितने हो गए? 25 वर्ण तो ये हो गए। 25 प्लस ये लेवे तीनों से सलगम, षटकोण, सलेट और है। तो कितने हो गए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो ये क्या हो गए? 33 व्यंजन। 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे कि भाई स्वर किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। जैसे ए होता है तो ए का उच्चारण जब हम करते हैं तो किसी अन्य जो वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो व्यंजन जो कै है, कै यानी कै का जब हम उच्चारण करते हैं तो हर व्यंजन में स्वर होता है। तो स्वरों की जो संख्या 11 है वो मैं बता चुकी हूं। स्वरों का विभाजन मात्रा और काल यानी समय के आधार पर स्वरों के जो है वो 3 भेद होते हैं। मात्रा, काल और समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो जैसे इसका ह्रस्व स्वर का उदाहरण है ए, दीर्घ का है आ और प्लुत का है जैसे अपन लिखते हैं ओम। लंबा होता है इसका उच्चारण प्लुत में, जैसे ए
ऐसे जैसे आ, इससे दुगना समय दीर्घ में लगा। ओम का उच्चारण करेंगे ओम, तो इसका लंबा खिंचता है थोड़ा, ये होता है प्लुत स्वर। तो इस समय के आधार पर इसके किसके भेद थे? स्वर के भेद थे। इसके बाद आता है मूल स्वर। मूल स्वर, तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? 4। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये क्या होते हैं? मूल स्वर, जिनकी संख्या होती है 4। इसके बाद होते हैं संधि स्वर। संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर की संख्या होती है 7। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ। कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो संधि स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई और आओ। अब आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर भाई जैसे ए प्लस ए, क्या हो गया? आ दीर्घ हो गया। छोटी ई प्लस छोटी ई, क्या हो गया? बड़ी ई हो गई, यानी ई दीर्घ हो गई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। तो ये थे दीर्घ स्वर। इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जैसे ए प्लस ई, क्या बनेगा? ए, यानी 2 से मिलकर के जो बने, ए और ई से मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। ए और ए से मिलकर क्या बनेगा? आई बनेगा। ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर आई, और ए प्लस ऊ, ये क्या बनेगा? ओ। ए प्लस ऊ बराबर ओ बनेगा, और ए प्लस ओ, ये क्या बनेगा भाई? आओ। आओ बनेगा। तो ये थे हमारे संयुक्त स्वर। अब आते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। यानी कि ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार जो स्वर होते हैं वो वृत्तमुखी स्वर भी कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय
होठ गोल हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? कौन कौन से आएंगे इसमें? जैसे ऊ, गोल ऊ का आप बोल के देखो, हमारे होठ गोल हो जाते हैं, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ही आ जाएंगे इसके अंदर। छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओ और आऊ, आऊ। और जो हमारा जो आगत स्वर होता है, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है इसके अंदर, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ये थे हमारे वृत्ताकार स्वर। दूसरा जो इसका प्रकार पढ़ा था हमने, वो था हमारा अवृत्ताकार स्वर। तो अवृत्ताकार स्वर को अव्यक्त मुखी स्वर भी कहा जाता है। अव्यक्त मुखी स्वर भी इसको कहा जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय गोल होठ नहीं होते हैं, यानी इसमें हमने करा था कि होठ गोल हो जाते हैं, तो इसका उल्टा इसमें हो जाएगा कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय करते समय होठ गोल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब जैसे अवृत्ताकार में आ जाएगा भाई हमारा, जैसे आ, छोटी ई, बड़ी रे, ए और भाई आई। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब आता है हमारा कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा के आधार पर, यानी स्वरों का जो उच्चारण है वो जिह्वा के कौन से भाग से किस स्वर का उच्चारण होता है। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के 3 भेद होते हैं भाई। जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अग्र स्वर, पहला होता है अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर, और जो तीसरा भेद होता है इसका, वो होता है पश्च स्वर। अग्र यानी आगे का भाग, मध्य यानी बीच का भाग, और पश्च यानी पीछे का भाग। तो इन जिह्वा के आधार पर जो स्वरों के 3 भेद हैं, जिसमें पहला है हमारा अग्र स्वर। तो ये जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, क्या होता है? अग्र स्वर।
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। तो क्या हुआ अग्रस्वर? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे अग्रस्वर कहा जाता है। नंबर 2 पे क्या पढ़ा था हमने? मध्य स्वर। तो मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, वो क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर कहलाते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है पश्च स्वर। तीसरा क्या है? पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है, वो पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अयोगवा। अयोगवा अयोगवा क्या होते हैं ये? अयोगवा ये वो होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। अयोगवा वो होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। तो ये होते कौन से हैं? अयोगवा
जैसे वर्णमाला में हम लिखते हैं ना अंग और अह, तो ये तो होता है अनुस्वार, और ये क्या होता है विसर्ग, जिसका ऐसे लगता है। इसका उच्चारण कैसे करते हैं, अह, अह। अब जो अनुस्वार होता है ये क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, अनुस्वार। जैसे ये वाला अनुस्वार, तो ये क्या होता है, अनुस्वार। जिन अनुस्वार क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, वो क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। उसे अनुस्वार कहा जाता है। अब अनुस्वार के बाद आता है हमारा विसर्ग। कैसे लगता है, ये इस तरह से लगता है विसर्ग। इसका जो उच्चारण होता है, विसर्ग का उच्चारण करते समय है की ध्वनि निकलती है। जैसे जिसके बाद भी इसको लगाएंगे, जैसे मान लो कि अत के बाद हमने लगा दिया, तो इसका उच्चारण होगा अतः। तो विसर्ग का उच्चारण करते समय किसकी ध्वनि निकलती है, विसर्ग का उच्चारण करते समय है की ध्वनि निकलती है। तो ये हो गया हमारा विसर्ग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कहां पर होता है। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। जैसे ए स्वर होता है और आ स्वर होता है। ए और आ का जो उच्चारण स्थान है, ए आ, देखिए उच्चारण करके देखिए, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है, कंठ। ए और आ स्वर का उच्चारण स्थान होगा कंठ। इसके बाद आता है छोटी ई और बड़ी ई। उच्चारण करके देखेंगे
ई ई ई ई ई, यानी जो जिह्वा है वो तालु को स्पर्श कर रही है। ई, दोनों का उच्चारण स्थान होगा तालु। ई, इसके बाद है री। री का जो उच्चारण स्थान है वो होगा मूर्धा। ये तालु और जो कंठ और तालु के बीच में जो ऊपर का स्थान है ये मूर्धा कहलाता है। और इसके बाद है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उच्चारण करके देखेंगे। ऊ, यानी कि ओष्ठ है, ओठों से इसका उच्चारण हो रहा है, ओष्ठ है। इसके बाद छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। इसके बाद आता है ए और आई। ए और ए आई, ए आई, ए आई, यानी कंठ और तालु दोनों से इसका उच्चारण हो रहा है, तो ये हो जाएगा कंठ तालु। कंठ तालु। इसके बाद आता है व का उच्चारण करके देखिए। व, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ। दंतोष्ठ है। इसके बाद आता है उच्चारण करके देखेंगे। है का जो है यह है स्वर यंत्र है। और इसके बाद आता है अंग। अंग का जो उच्चारण स्थान होगा वो भाई नाक से नासिक है। और आऊ, ओ आऊ, ओ और आऊ, आऊ, उच्चारण करके देखेंगे। इसका उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है। तो ये था हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। तो इसमें आता है ए और आ कंठ, छोटी बड़ी तालु, री मूर्धा, मूर्धा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ है। ए और आई कंठ तालु, व दंतोष्ठ है स्वर यंत्र, अंग नासिक, ओ आऊ कंठोष्ठ है। आज की जो क्लास है वो यहीं पर